तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका एग्जाम्पल 2 है हमारे सामने। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा जा रहा है, रोमाली वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर RS9। मतलब रोमिला नाम का एक लड़की है जो स्टेशनरी शॉप में जाती है। स्टेशनरी शॉप कहाँ, मतलब जहाँ पेंसिल कॉपी किताब ये सब मिलता है वहाँ। और क्या करती है वो कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीद लेती है और उसके बदले वो 9 रुपया पे करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला। ठीक है, रोमिला के साथ ही उसके फ्रेंड जिसका नाम है सोनाली और जाती है स्टेशनरी शॉप एंड वो क्या देखती है कि न्यू वैरायटी का पेंसिल और इरेजर आया है, तो वो भी 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर खरीद लेती है। कितना में, 18 रुपया में। ठीक है ना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको फिर से एक बार क्लियर कर दें कि इस एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल 1 के तरह ही आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, ना कि आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या होता है, सोल्व करने का मतलब हुआ कि आप एग्जैक्ट आंसर ला कर दिखाइए, लेकिन रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि आपको आंसर नहीं लाना है, बस इक्वेशन बनाकर आपको छोड़ देना है। ये क्या लैंग्वेज फॉर्म में है, आपको इक्वेशन फॉर्म में बनाकर छोड़ देना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। ठीक है, RS9। तो क्या करना है कि हमको ये दे दिया है कि रोमिला गई मार्केट और 2 पेंसिल और 3 इरेजर को खरीद ली। कितना में, 9 रुपया में। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि आखिर पेंसिल का दाम कितना था और इरेजर का दाम कितना था। तो यही हमको लेट करना है। क्या करना है, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल BRS(X). ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करना है, लेट कर लेना है कि 1 पेंसिल का दाम कितना है, RS(1) एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर BRS(Y). ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको मान लेना है कि एक पेंसिल का दाम RS(1) रुपया होगा। मतलब एक पेंसिल अगर खरीदती तो उसको X रुपया देना होता और एक इरेजर खरीदती तो Y रुपया देना होता। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप सोचिए कि जब एक पेंसिल खरीदी तो X रुपया देना हुआ, तो 2 पेंसिल खरीदती तो कितना देना होता, 2X। मतलब आप एक आम खाते हैं तो आपको 5 रुपया देना होता है। अब 2 आम खाएंगे तो कितना रुपया देना होगा, 5 × 2 = 10, यही ना। तो हम एक पेंसिल खरीदे हैं तो X रुपया दिए, तो 2 पेंसिल खरीदेंगे तो कितना देंगे, तो 2X देंगे। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, मतलब जो एक पेंसिल का दाम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, यही ना किए। अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल BRS(2X). एक पेंसिल का दाम X था तो 2 पेंसिल का दाम 2X। उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर BRS कितना, 3Y। एक इरेजर का दाम कितना था, यहाँ पे Y था, तो 3 इरेजर का कितना दाम हुआ, 3Y। देन देखिए, अब हमको पता चल गया कि 2 पेंसिल का दाम 2X था, 3 इरेजर का दाम 3Y था और हमारे पास टोटल कितना रुपया था, 9 रुपया था। ठीक है, तो जब 9 रुपया था हम इतना में काम कर लिए, मतलब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 रुपया आना चाहिए ना। जैसे कि हम 5 रुपया का गोलगप्पा खाएं और 4 रुपया का चॉकलेट खाएं, तो अगर हम उस दोनों को जोड़ेंगे, अब मेरे पॉकेट में 9 रुपया है और हम 9 रुपया भी खा गए। ठीक है, और 4 रुपया का क्या खाएं, चॉकलेट, और 5 रुपया क्या खाएं, गोलगप्पा। ठीक है, तो अब जब हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए ना। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 रुपया खर्चा किए हैं और 2X किस पे खर्चा कर दिए, पेंसिल पे, और 3Y किस पे खर्चा कर दिए, इरेजर पे। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे और हमको पता है कि मेरे पॉकेट में 9 रुपया था और 9 रुपया खर्चा कर चुके हैं, तो 2X + 3Y करेंगे तो 9 रुपया देना चाहिए ना। उसी प्रकार से यहाँ लिखिए 2X + 3Y = 9। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब आगे स्टेप में आइए। आगे स्टेप कह रहा है हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, ये किसके केस में था, इन केस किसके था, ये रोमिला के केस में था। ये रोमिला खरीदी थी उसका ही इक्वेशन है। अब हम किसके ऊपर जा रहे हैं, उसके फ्रेंड जिसका नाम है सोनाली।
हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। मतलब सोनाली क्या करती है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर को खरीदती है, ठीक है ना। तो अब कीजिए यहाँ पे इन केस सोनाली के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको हम रेड पेन से दिखा दें थोड़ा कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि ये सोनाली का केस है, ऊपर रोमिला का केस था। समझ में आया बात, ये सोनाली का केस है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि सोनाली क्या खरीदी है, सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला सी वॉट ऑल्सो 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, ठीक है। वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर को खरीदती है। तो अभी अभी हम माने थे कि एक पेंसिल का दाम किसका है, एक पेंसिल का दाम कितना है, x है, और एक इरेजर का दाम कितना है, y है। उसी प्रकार से यहाँ पे कि 4 पेंसिल का दाम कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। 4 पेंसिल कौन खरीदा है, सोनाली खरीदी है ना, तो इसके लिए भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना खरीदी है, 4 पेंसिल खरीदी है, तो इसके लिए कितना देना होगा, इसको 4x देना होगा, क्योंकि एक पेंसिल का दाम अभी अभी हम जानते हैं कि x निकाले हैं, मान लिए हैं, तो 4 पेंसिल का दाम उसको 4x देना होगा, हाँ देना होगा उसको। अब चलिए कॉस्ट ऑफ कितना, 6 इरेजर, 6 इरेजर का दाम कितना उसको पे करना होगा। अभी अभी आपको हम बोले हैं कि x मतलब एक इरेजर का दाम 22 रुपया हमको देना है, मान लिए हैं कि हम 22 रुपया दे दिए हैं, तो 6 इरेजर का दाम कितना देंगे, 6 इंटू 22, इसका मतलब कि 6 बाई। समझ में आया बात, हाँ अब आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है कि अभी अभी आपको हम बोले थे कि अगर हम 9 रुपया लेकर जाते हैं मार्केट में, 4 रुपया का चॉकलेट और 5 रुपया का गोलगप्पा खाते हैं, तो वो दोनों जोड़ कर 9 रुपया होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ सोचिए कि ये सोनाली जो थी वो 18 रुपया लेकर गई थी स्टेशनरी शॉप, और वो क्या की कि 4x का क्या खरीद ली, पेंसिल, और 6y का क्या खरीद ली, इरेजर। तो जब ये दोनों को वो ऐड करके देखेगी तो उसको 18 रुपया तो मिलना चाहिए, मतलब 18 रुपया टोटल होना चाहिए खर्चा में। हाँ तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इक्वेशन 2। समझ में आया बात, ये अलजेब्रिकली मेथड आपको रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, मतलब पहला पार्ट आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब सेकंड स्टेप में आगे आएंगे, ठीक है, ये समझ में आया ना बात। अब क्या करना है कि इसी से ये बनाने के बाद ही आपका ग्राफिकली मेथड रिप्रेजेंट हो पाएगा, ये नहीं बनाएंगे तो ग्राफिकली मेथड रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो देखिए ग्राफिकली मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कहाँ से कौन सा है, ठीक है। और इसको रेड पेन से अंडरलाइन भी कर देते हैं। देखिए अब क्या करना है कि ये दोनों का हेल्प लेना है, ये दोनों इक्वेशन जो हम तैयार करके लाए हैं ना, पेयर मतलब समझे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 पेयर मिलेगा आपको, मतलब 2 इक्वेशन मिलेगा, इसका मतलब कि 1 पेयर हुआ। समझ में आया बात ना। तो अब इसी का हेल्प करते हुए क्या करना है कि ग्राफिकली को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसी को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ये करना आता है ना आपको, 1 वेरिएबल में तो पढ़े थे ना कि 2x को छोड़ दीजिए इधर ही, ठीक है। और क्या करना है कि 9 को इधर लिख दीजिए और 3y को इधर भेज दीजिए, 3y को इधर भेज दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि x को रहने दीजिए इधर, और 9 माइनस 3y बाई 2 इधर आ गया, मतलब ये किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला, ठीक है ना। अब इसी को क्या करना है, हाँ अब ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इधर एक साइड में डब्बा बनाना है, ठीक है। डब्बा हमेशा आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में बनाना पड़ेगा, या आप ग्राफ बनाएं तो भी आपको बनाना पड़ेगा। इस मतलब ये नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर x लिखाता है और नीचे y लिखाता है, ठीक है, ये डब्बा में। और आपको मैक्सिमम 2 क्या बनाना है, कॉलम, 2 कॉलम बना लेना है। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे y का वैल्यू आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू भी 2 आएगा। और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कम से कम आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना ही होता है, ठीक है ना। तो हम बताएंगे धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम।
देखिए अब आपको सोचना है क्या कि यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू क्या पुट कर दें कि x का वैल्यू कंप्लीट नंबर दे दे, मतलब कि डायरेक्ट 2 4 6 8 9 10 12 इस प्रकार से दे, ना कि बाई में दे दे कि 17/9 इस प्रकार से आपको ना मिले। मतलब यही सोचना है कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर पुट करें कि ये हमको कंप्लीट नंबर दे दे, ठीक है ना। आप चाहें तो बट्टा में भी ला सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पुट कर देंगे तो नंबर जो आ जाएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन वो नंबर हमको नहीं चाहिए, वो नंबर बनाने में बहुत झंझट होता है, इसलिए आपको कंप्लीट नंबर लेना है। इसलिए यहाँ पे सोचिए कि y का वैल्यू क्या पुट किया जाए, y का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि यहाँ पे x का वैल्यू कंप्लीट आ जाए। तो सोचिए ये 2 किसको किसको डिवाइड दे सकता है, अपने मल्टीपल को। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि 9 में घटाने के बाद इसका मल्टीपल आ जाए, ये सोचना है हम लोगों को। तो आप यहाँ पे एक बार सोच के देखिए कि अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा। y का वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। और 9 में से जब 0 जाएगा तो बच जाएगा, 9 में से जब 0 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 को 2 डिवाइड नहीं दे पाएगा, इसलिए ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि 9/2 हमको नहीं चाहिए, कंप्लीट नंबर चाहिए। तब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे अब 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 3 पुट करके देखें तो 3 तिहाई का 9, 3 तिहाई का 9, और 9 में से 9 गया तो 0, और 2 से डिवाइड देने पर 0 क्या दे देगा, 0 ही देगा। मतलब कि आप यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखा दे कि x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 3/2, इसलिए x इक्वल टू 9 माइनस 9/2 इक्वल टू 0/2। कितना आया आपका आंसर, कितना आया आपका 0 आया, ठीक है ना। तो मतलब कि y का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। समझ में आया इतना। चलिए अब आगे, अब यहाँ पे देखिए, अब y के वैल्यू पे क्या पुट करें कि हमको कंप्लीट नंबर मिल जाए। अगर 1 पुट करते हैं तो कंप्लीट नंबर मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए y का वैल्यू जब 1 हम पुट करेंगे तो ये इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन है, इसी में हम पुट कर रहे हैं, इस जगह पे y का वैल्यू, ठीक है ना। देखिए तो x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू वाई, तो y के जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट किए बाई 2, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3/2, तो x इक्वल टू कितना देगा 6/2, यानी 2 तिहाई का 6। मतलब कि अगर y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। समझ में आया इतना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का पहला इक्वेशन का काम हो गया है। अब दूसरा इक्वेशन का काम करेंगे, मतलब इसका, ठीक है, इसका काम हो गया है, अब इसका काम करेंगे इसका। तो इसके लिए हमको अगले पेज पे जाना होगा, तो चलिए अगले पेज पे इसको हम नोट कर लेते हैं। हाँ तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 ये हम नोट कर लिए हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये था, यहाँ पे सेम इसी चीज़ को यहाँ पे हम नोट कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाकर थोड़ा देखिए कि ये शॉर्ट होगा कि नहीं, मतलब थोड़ा स्मॉल इसको कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। देखिए सब में 2 का मल्टीपल है तो 2 को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचा 2x प्लस 3y, ठीक है, और यहाँ पे 18 को छोड़ दीजिए। और ये देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 18/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 2 नमा 18 कट गया, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हम लोगों को ये इक्वेशन मिला, ठीक है। मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए, शॉर्ट फॉर्म हो गया थोड़ा। अब क्या करना है इसको, अब इसको ये करना है कि ये x के वेरिएबल में रखिए, मतलब x टर्म में रखिए। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y इस प्रकार से हुआ। अब क्या करना है, सिर्फ x में रखना है, तो x को रहने दीजिए और 9 माइनस 3y/2 इस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसी प्रकार से फिर से आपको वैल्यू पुट करना है y के जगह। तो सोचिए और y का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो उससे पहले कि हमको एक डब्बा बनाना होगा, तो डब्बा बना लेते हैं। और क्या करना है कि ये 2 लाइन डाल देना है अंदर में, या फिर इसको ऐसे करना है। तो x ऊपर लिखाता है, y नीचे लिखाता है। अब आप सोचिए कि y के जगह पे क्या पुट किया जाए कि x का वैल्यू कंप्लीट आ जाए, ठीक है, यही तो सोचना है।
तो यहाँ पे सोच के देखिए कि अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 6, यानी कि काट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू कितना पुट करने के लिए बोले 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 1/2, y की जगह 1 पुट कर दिए हैं तो x इक्वल टू 9 माइनस 3/2, तो 9 में से 3 गया तो 6/2 यानी 2/3 का 6, x कितना आया 3 और y कितना हम पुट किए थे 1। ये बात समझ में आया आपको। अब आगे चलिए। अब आगे चलने के लिए क्या होगा कि आपको फिर से यहाँ पे सोचना होगा। कहाँ पे सोचना है? यहाँ पे सोचना है, ठीक है, यहाँ पे सोचना है आपको। y के जगह पे क्या पुट किया जाए कि x कंप्लीट नंबर दे दे, ठीक है, यही हम बोल रहे हैं। आप कोई भी नंबर आ जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अगर कंप्लीट नंबर लाते हैं तो आपको ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसका भी वीडियो आप देखेंगे वो यही बोलेंगे कि हाँ आप कंप्लीट नंबर में लाइए, ताकि कोई भी लेना देना नहीं है, पॉइंट लीजिए, ये पूर्णांक लीजिए, इस प्रकार से कुछ नहीं, बस आप कंप्लीट नंबर लाइए और ग्राफ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं आगे के एक्सरसाइज में, जहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए आएगा ना, वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सोचिए कि एक y का वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दे कि x कंप्लीट नंबर दे दे। तो सोचिए कि अगर x का वैल्यू y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो 6 को 2 काट पाएगा कि नहीं? काट देगा आराम से, 2×3 6 है ना। तो देखिए y इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 0/2, ठीक है। और इसको आगे की ओर ले चलते हैं तो 9 माइनस 3/2 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया कितना 6/2 यानी 2×3 6। y का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू निकल रहा है ना यहाँ पे, x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू तो हम ऑटोमेटिक अपने मन से पुट किए हैं, कितना 0। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ था ये रिप्रेजेंटेशन, और ये था आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। बस इतना ही आपको बनाना था इस एग्जाम्पल नंबर में, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा आगे और बता दें, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ भी बता दें थोड़ा, बस थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको ग्राफ का ज़रूरत नहीं है, ग्राफ पेज नहीं लेंगे, बस इसी पे बताएंगे। तो आपको ये देखना है, पहले इसको हम पूरे चीज़ को ये कॉपी कर लेते हैं अगले पेज में। x इक्वल टू 0/3 है, x/0/03 है, ठीक है, और 3 1 है, 3 1 है। ये किसका है? इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है ना। अब देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि आपको इसमें देखना है कि लास्ट x का वैल्यू, ये होता है x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है ओरिजिन, मतलब 0 0 होता है, किसी का कुछ नहीं। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको लिख देना है। 1 2 3, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, मतलब ऊपर में प्लस होगा, राइट में प्लस होगा, इधर होगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इस प्रकार से नीचे -1 -2 -3, ये याद रखना ही होगा आपको, ठीक है। और ये हम 1 2 3 4 कैसे देख कर लिखें? x का वैल्यू देख लेना है, ठीक है ना, कि हाईएस्ट कितना है, दोनों डब्बा में हाईएस्ट x का वैल्यू कितना है। तो आपको यहाँ भी 3 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 3 नज़र आ रहा है, मतलब कि आप 3 टर्म तक जा सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, बस इतना ही। लेकिन हम एक आगे बढ़ा दिए, 4 लिख दिए हैं, ठीक है। और y में क्या करना है कि y में भी उसी प्रकार से देखना है कि y कहाँ तक लास्ट गया है। इसमें 1 गया है, इसमें भी 3 गया है, तो हम 3 तक छोड़ दिए हैं, ठीक है, बनाकर 3 तक छोड़ दिए हैं। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है। देखिए x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ y का वैल्यू भी 0 होता है, यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 होता है, तो आप 0 पे चले आइए। y का वैल्यू कितना है 3, प्लस में है 3, तो आप प्लस वाले लाइन पर चढ़िए। x का वैल्यू कितना है, सबसे पहले x का काम करते हैं, तो x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 पे आइए, 3 पे आ गए, और यहाँ पे एक डब्बा दे दीजिए, मतलब गोल सा लगा दीजिए और लिख दीजिए 0 और 3, मतलब x का वैल्यू 0 था यहाँ पे और y का वैल्यू 3 था, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करना है,
आगे बढ़िए, x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 के सामने आपको 3 पे यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देना है और लिख देना है क्या, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे 3 और y का वैल्यू 1। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है स्केल से, मतलब ऐसे मिला देना है, ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का ये लाइन है, ये ऐसा लिख दीजिएगा, या फिर आप इक्वेशन को भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इक्वेशन को आप लिख के छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 पे आना है, इक्वेशन नंबर 2 के डब्बा पे चले जाइए और देखिए x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 1, तो x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 1, मतलब कि एक पॉइंट सेम कॉमन पॉइंट आया इक्वेशन नंबर 2 का भी। तो 3 डॉट क्या बोलते हैं 3,1 लिख दीजिए, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। दूसरा जाइए, दूसरा बॉक्स में, तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे मिला। ठीक है, कहाँ पे मिला आपको, यहाँ पे मिला, ध्यान दीजिए, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे। तो अब क्या करना है आपको कि ये दोनों लाइन को मिलाना है आपको, इस दोनों लाइन को इस प्रकार से, x यहाँ पे कट किसी प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्योंकि हम इस पे ना बता रहे हैं, ग्राफ पेज पे बताएंगे तो डायरेक्ट आपको कटता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ ना, यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। मतलब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, देखिए जब ये लाइन कट जाए तो इस ग्राफ को बोलते हैं, मतलब इस ग्राफ का लाइन अगर पूछ दिया जाए कि ये ग्राफ का लाइन क्या है, तो आप बोलेंगे इस ग्राफ का लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बताए थे, मतलब उसका मतलब क्या था, यही था कि दो ग्राफ का लाइन कट किया है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, और कहाँ पे कट किया है, एक पॉइंट पे कट किया है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी एक ही सॉल्यूशन होगा। तो उसका सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन 1 है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब या फिर बोल सकते हैं 1 सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट के नीचे जाएंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो पॉइंट के नीचे x का वैल्यू कितना है 3, और हम सबसे पहले x का वैल्यू ही लिखते हैं, और पॉइंट के इस साइड y का वैल्यू मिलेगा, तो ये y का वैल्यू इधर कितना है 1 है। ठीक है, 1, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। ये बात समझ में आया आपको, हाँ समझ में आया होगा। तो यही यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता है, यही यूनिक सॉल्यूशन या फिर 1 सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और क्या था इसमें, और ये था कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आपको हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताए थे। ये सब ज़रूरत नहीं है इस एग्जाम्पल में, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। ठीक है, ज़रूरत आपका यहीं तक था, ज़रूरत आपका यहीं तक था, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, सॉरी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आपको बोले थे कि जिस भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये हम आपको इसलिए रिकॉल करवा दिए क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में तो सिर्फ हम इंट्रोड दिए थे, तो आपका दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा आ गया तो हम सोचे कि आपको बता देते हैं, तो जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए थे वो आपके माइंड में फिर से आ जाए, तो आ गया होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, एक दो ग्राफ हमको मिलता है ना, दो ग्राफ का लाइन, दोनों ग्राफ का लाइन अगर कट कर गया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अगर सॉल्यूशन एक दे रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट पे कट गया है तो एक सॉल्यूशन देगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अगर कट कर रहा है इसका मतलब रिजल्ट मिल रहा है, मतलब आंसर मिल रहा है। तो जब आंसर मिल रहा है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो इनको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।